वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और मेरा प्रयास है कि जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनको हम यहाँ पर कवर करें। साथ में उन टॉपिक्स से संबंधित जो यूपी पीएससी और यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया है। हमारी ये सीरीज़ बाइलिंगुअल चल रही है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के हो तो इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम डे 48 में पहुंच गए हैं। अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्ज़ाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एचसीएस, यूकेपीएससी और बीपीएससी के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उनको ज्वाइन करके भी बेनिफिट ले सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल होंगे। तो आज हम जो कर रहे हैं वो हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का ही टॉपिक चल रहा है अभी हमारा। तो उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं तो उन्हीं से संबंधित हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये हम थोड़ा देखेंगे आज, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। तो साथ में प्रयास कीजिएगा कि अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ये फ्लरिश किया था 2500 से 1750 बीसी तक। इतना आपको याद नहीं रखना है, बस थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि ये इसका टाइम पीरियड था, टाइम स्पैन था, कि अगर आपके सामने क्वेश्चन में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अब क्या हुआ था, कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं और हम नहीं समझ पाते। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में किसी ने खोजा होगा, और ये जो जितनी भी खोजे हैं ये बेसिकली जो हमारी 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी वाला जो पीरियड था उसमें ही शुरुआत होती है इन चीज़ों की। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले कौन सी जगह खोजी गई, सबसे पहले वो कौन सी व्यक्ति थे जिन्होंने खोजा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी खोज की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा। याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसकी खोज की थी 1921-22 के बीच में। और इससे पहले जे फ्लीट नामक व्यक्ति ने यहाँ के कुछ सील्स उनको प्राप्त हुए थे। तो उसके पश्चात हम देखते हैं आगे चलकर एक्सकेवेशन हुए, खुदाई हुई और जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खोज की गई। और पहला जो साइट था जिसकी खोज हुई वो थी हड़प्पा। तभी इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक दो चीज़ें इसकी बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो स्टेटमेंट में आ जाती हैं, जैसे इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा नहीं है कि इस समय के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। हम देखते हैं कि जो उनकी सील्स हैं, उनकी जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ चित्रकारी है, लेकिन उसको आज तक हम समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें हमको समझ में आई हैं, जैसे कि वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का प्रयोग करते थे, यानी कि उसमें कुछ पिक्चर टाइप की बनी होती थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उनकी। और दूसरी चीज़ क्या थी, और एक चीज़ हमको इनकी स्क्रिप्ट के बारे में और पता चली है कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो बोस्ट्रोफ्रोडन थी। ये टर्म याद रखिएगा, यहाँ पर नहीं मेंशन है। बोस्ट्रोफीडन इनकी स्क्रिप्ट थी। इसका मतलब क्या होता था कि पहले ये लोग कैसे लिखते थे, पहली लाइन में इन्होंने लिखा राइट से लेफ्ट में, ठीक है, फिर दूसरी लाइन में जब आए तो इन्होंने लेफ्ट से राइट में लिखा। तो ऐसे जब हम लिखते हैं तो इसको बोस्ट्रोफ्रोडन स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार सुनेंगे आपको याद रहेगा। और ये जो लोग थे ये अर्बन थे। अब अर्बन अगर आप आज के ज़माने से देखेंगे कि अर्बनाइज्ड क्या होता है तो आपको चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन आप ये समझिए कि जो एग्रीकल्चर पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थे और वो ट्रेड और कॉमर्स भी करते थे, यानी कि उनका व्यापार भी होता था, तो वैसे लोगों को हम बेसिकली अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन कहा जाता था। इसीलिए ये अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था कि ऐसा नहीं था जितनी भी जनता थी वो सारी की सारी एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटीज़ में ही लगी हुई है। तो इसीलिए ये एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन था। उसके बाद लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जैसे ये लोग पहले
व्यक्ति थे, पहले लोग थे भारत के जिन्होंने किसको कल्टीवेट किया था, कॉटन को। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे पहले कॉटन कल्टीवेशन कहाँ हुआ है, भारत में, और वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो हम आगे चलकर आप पढ़ेंगे वैदिक एज और इन दोनों एजेस में डिफरेंस क्या है। जो वैदिक एज थी वो बेसिकली एक रूरल सिविलाइजेशन थी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो मुख्यतः किसमें लगे हुए थे, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। और ये लोग अर्बनाइज हो गए थे, व्यापार कर रहे थे, तो इनके जो शहर थे उसमें हम कुछ कुछ फीचर्स ऐसे देखते हैं कि ये लोग आर्किटेक्चर का भी अच्छा डेवलपमेंट करते हैं। ग्रेट बाथ का आपने नाम सुना होगा, जो कि मोहनजोदारो में पाया गया है। तो ये सारे हमको डेवलपमेंट्स भी दिखाई पड़ते हैं। और इनकी जो टाउन प्लानिंग थी, जिससे संबंधित क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है, वो भी काफ़ी अच्छी थी। ऐसे ये लोग सड़कों का निर्माण करते थे कि एकदम जो सड़कें आपस में काटती थी एक दूसरे को, वो राइट एंगल पे काटती थी, यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। इतना उन्नत इनका टाउन प्लानिंग का पूरा सिस्टम था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहानी की तरह हम सुनेंगे तो आसान लगेगी हमें। ये पॉइंट्स हमने देख लिए। और अब ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने एकदम डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर कर ही नहीं रहे थे, वो तो करेंगे ही, वो तो पार्ट है, आज भी हम करते हैं, आज भी हमारे समाज में प्रचलन है इसका, इसको बंद थोड़ी ना किया जा सकता है। इसीलिए हम देखते हैं एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, शीप, गोट्स और पिग्स। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ क्योंकि कई बार हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो हम उसको रिलेट करना भूल जाते हैं और हमें लगता है नहीं वो एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन था तो शायद उसमें ऐसी चीज़ें ना हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये लोग जो क्रॉप्स ग्रो करते थे वो कौन कौन से थे, वीट, बार्ले, कॉटन, रागी, डेट्स और पीस। तो इस तरह के ये लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे। मेटल प्रोडक्ट्स जो ये प्रोड्यूस करते थे उसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन और लेड का प्रयोग करते थे। गोल्ड और सिल्वर भी इनको पता था, लेकिन एक आश्चर्यचकित जो बात है वो ये कि आयरन का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। आयरन इनको नहीं पता था, आयरन के विषय में। ये हम आगे चलकर वैदिक एज में इसका यूज देखेंगे, क्योंकि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए कहा गया है आयरन उनको पता नहीं था। तो कॉटन इन्होंने उगाई और आयरन के बारे में ये नहीं जानते थे। उसके बाद अब हम देखेंगे मेनली जिससे क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी हैं मेजर, और उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा, अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसको खोजा किसने है। तो जॉन मार्शल के द्वारा खोजा गया है और इसमें दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स का प्रमुख रोल था। इन दोनों लोगों ने इनके साथ मिलकर इसकी खोज की थी। ये कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। और ये पहली साइट थी जिसकी डिस्कवरी की गई थी। एक चीज़ आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो किस जगह पर विकसित हुआ। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट था, जिसमें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पार्ट में इसका मेनली डेवलपमेंट हुआ। हम आगे मैप भी देखेंगे, लेकिन मैंने बस आपको बता दिया है, तो इनको थोड़ा रटेंगे हम। हड़प्पा में रा आ रहा है, र बोलने में, तो ये रावी नदी, ठीक है। तो थोड़ा हमें ऐसे ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, बहुत बार पूछा गया है। और उसके बाद इसकी खोज किसने की, जॉन मार्शल ने तो सबकी खोज की, और पहली ये साइट थी तो इसकी भी खोज की। उसके बाद दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स, इन लोगों ने इसकी खोज की है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं हमें यहाँ से और क्या प्राप्त हुआ है। रेड सैंडस्टोन टॉर्सो ऑफ न्यूड मेल, यानी कि एक नग्न नर का लाल बलुआ पत्थर का धड़ हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो लाल बलुआ पत्थर का एक मेल का हमें धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको कॉफिन बरियल के भी एविडेंस मिले हैं, यानी कि ताबूत में लोगों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सिमेट्रीज भी मिली हैं हमें, कुछ कब्रिस्तान भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी वर्तमान के कहाँ पर लोकेटेड है, पाकिस्तान में ही लोकेटेड है। इसको किसने एक्सकेवेट किया था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, जब एक साइट मिल गया तो आज भी निरंतर इसके लिए खोज जारी है और नए नए साइट समय समय पर खोजे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि धीमे धीमे लोगों ने कहा कि नहीं, इसके और साइट्स होंगे, कहाँ तक विस्तार है देखा जाए। तो आगे चलकर मोहनजोदारो की खोज हुई और इसको खोजा गया था आर.डी. बनर्जी, मैक्के और मार्शल के द्वारा। देखिए, पूरा नाम लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लर्न कर लीजिए, बैनर्जी, मैक्के, मार्शल। बैनर्जी, मैक्के, मार्शल ने मोहनजोदारो की 2 M से लोग थे। मोहनजोदारो के नाम में 2 M आ रहा है और 2 M से लोग थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। मैक्के और मार्शल ने मोहनजोदारो की खोज की थी, इनके साथ बैनर्जी भी लग गए थे। उसके बाद ये दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था जिसको खोजा गया था। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पर ग्रेट बाथ भी था और यहाँ पर एक ग्रेट ग्रैनरी भी थी।
यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ से साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग अपना जो अनाज था उसको भंडारण करते थे। ठीक है, तो ये ग्रेट ग्रैनरी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। पशुपति की सील्स भी हमको यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ से पशुपति सील्स मतलब ऐसी मोहर है जिसमें ऐसा लगता है कि पशुपति जी की वो मोहर है। ये हो गया। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैचिंग में पूछा गया है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। स्टेटाइट की इमेज हमें सेल खड़ी की प्रतिमा यानी कि कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। और सेल खड़ी की किसकी प्रतिमा है? एक बियर्डेड मैन की, एक दाढ़ी वाले पुरुष की सेल खड़ी की प्रतिमा हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो आप ऐसे लर्न कर लीजिए, एक ब्रॉन्ज की इमेज डांस करते हुए, अपने दिमाग में ऐसे सोचिए डांस करती हुई एक ब्रॉन्ज की इमेज है और साथ में एक उसको देखता हुआ कौन है? एक दाढ़ी वाला बियर्डेड मैन जो कि सेल खड़ी की प्रतिमा है। दोनों कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से। फिर हम देखते हैं सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं हमें यहाँ से। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रेट बाथ। ये कहाँ से मिला है हमको? ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी यानी कि जो भंडारण वाला है, दोनों मोहनजोदारो से ही मिले हैं। फिर आता है स्केलेटन्स के कई सारे हमको झुंड मिले हैं यानी कि कंकालों के हमें झुंड मिले हैं, जिससे कई सारे आगे चलकर अगर आपने पढ़ा हो तो हम देखते हैं कि वैदिक एज में आर्यंस को कहा गया है, आर्यंस और इनके बीच में युद्ध हुआ था और इसी जो यहाँ से कंकाल प्राप्त हुए हैं उसी का साक्ष्य दिया जाता है कि कोई भी अगर हिस्टोरियन कुछ कह रहा है तो कोई ना कोई साक्ष्य देगा, एविडेंस देगा कि इसकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। तो इसीलिए वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से। देखिए, आप थोड़ा सा सुनते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी। फिर हम देखते हैं लोथल। लोथल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये वर्तमान गुजरात में स्थित है और इसको डिस्कवर किसने किया था? लोथल को राव के द्वारा, SR राव ने 1957 में डिस्कवर किया था। किसने किया था? लोथल को राव ने डिस्कवर किया था। देखिए, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? लोथ जो वर्ड होता है इंग्लिश का, उसका मतलब होता है घृणा करना, किसी से, किसी को पसंद ना करना, हेट करना किसी से, तो उसी से बना है लोथल। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, बना नहीं है। ठीक है, तो लोथल जिससे आप हेट करते हैं तो क्या उससे आप राय मांगना चाहेंगे? कभी नहीं मांगना चाहेंगे। तो इसीलिए लोथल को किसने डिस्कवर किया? राव ने। तो आपके सामने जब SR राव का नाम आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि राय से राव हो गए। और जिससे आप लोथ करते हैं, हेट करते हैं, तो आप क्या चाहेंगे? कि वो जिंदगी भर भोगता रहे। तो इसीलिए ये कौन सी रिवर के बैंक में है? भोगवा रिवर। ठीक है, तो आई होप अब आप ये पॉइंट नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर एक बंदरगाह भी है, ये एक यहाँ से बंदरगाह प्राप्त हुआ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से हमको डबल बरियल के साक्ष्य मिले हैं यानी कि मेल और फीमेल दोनों को हम देखते हैं कि एक ही जगह दफनाया गया था। उसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल से। तो इसको भी आप ऐसे लोथ से ही रिलेट कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा घृणा करते थे कि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ ही दफना दिया। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करी अलग अलग दफनाने की। तो इससे हम लोथ से 2-4 पॉइंट्स इसके याद रख सकते हैं। और यहीं से हमको राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से मिले हैं। और एक रंगपुर नामक स्थान है, वहाँ से भी हमको राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। ये हमने पॉइंट्स देखे लोथल के, और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर एक डॉकयार्ड यानी बंदरगाह प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स यानी कि नावों के टेराकोटा मॉडल और आइवरी स्केल जो है वो भी हमको यहाँ से मिले। बोट्स जहाँ पर आ जाएगा तो डॉकयार्ड से आप रिलेट कर लेंगे। साथ में आइवरी स्केल भी हमको यहाँ से मिले। 2 टेराकोटा मॉडल्स की इजिप्शियन ममीज मिली हैं यहाँ से, जो कि हमें दिखाता है कि उस समय का जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे। मेसोपोटामिया और IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है कि जब ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा था उसी के लगभग उसी समय पर ये भी एग्जिस्ट कर रहा था, साथ साथ में दोनों का अस्तित्व था। इसको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। तो यहाँ का अगर हमें कोई सामान जो यहाँ पर बनता हो वो सामान यहाँ पर मिल जाए तो इसका मतलब दोनों में कुछ व्यापार होता होगा, तभी तो यहाँ का सामान यहाँ पर गया। और जहाँ पर बंदरगाह होगा वहीं से तो हम इसका सामान अपने यहाँ मंगाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये फेंक देंगे यहाँ पर। तो बंदरगाह में ही आएगा यहाँ का सामान। तभी लोथल से ही हमको इसके 2 टेराकोटा मॉडल्स के, इजिप्शियन ममीज के टेराकोटा मॉडल्स प्राप्त हुए हैं। देखिए, अगर आप ऐसे समझते हुए चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा तो रटना ही पड़ेगा। उसके बाद धोलावीरा
जेपी जोशी ने डिस्कवर किया 1967-68 में। तो देखिए ढोलावीरा ढोल से संबंधित है, ढोल बज रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा जोश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जोश है, तो ढोल बजने से जोशी को याद रखिएगा। ढोलावीरा किसने डिस्कवर किया? जोशी ने 1967-68 में। और ये वर्तमान में कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है, और रिवर लूनी के बैंक में ये लोकेटेड है धोलावीरा। तो लूनी के बगल में कौन लोकेटेड है, कौन सा साइड? धोलावीरा। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इतने ढोल बजे कि हम इतने जोश में आकर नाचने लगे कि हम बिल्कुल लोनली होकर ही नाचते रहे, लूनी से लोनली, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग में स्टोरी बनाकर याद रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं 3 फेजेस जो हड़प्पन कल्चर के हैं, इसको बेसिकली कहा जाता है 3 फेजेस क्या हुए। अब आप सोचेंगे फेजेस क्या हो गए, तो कोई भी ये डेवलपमेंट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो इसको 3 फेजेस में कहा जाता है। पहले कहा जाता है कि पहले इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद ये एकदम डेवलप्ड स्टेज पे पहुंच गया, उसके बाद अंत में हम देखते हैं कि इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। तो ये एक ऐसा साइट है जहाँ पर हमको तीनों फेजेस, ये जो पहला दूसरा तीसरा फेजेस थे, वो तीनों देखने को मिलते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर हमको केवल डेवलपमेंट का ही फेज दिखता है, केवल डिक्लाइन का ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमको एविडेंस मिला है सैंडस्टोन के यूज का और ब्रिक्स का, ठीक है। एविडेंस ऑफ यूज ऑफ सैंडस्टोन एंड ब्रिक्स, इन दोनों के यूज का हमको कहाँ मिला है एविडेंस? धोलावीरा में। बलुआ पत्थर और ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एविडेंस ऑफ डैम्स, इरिगेशन, वाटर रिजर्वॉयर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और एम्बैंकमेंट्स, यानी कि यहाँ से हमको बांध, सिंचाई, जल जलाशय, जल संचयन प्रणाली और तटबंध के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यानी कि पानी से संबंधित जो चीज़ें हैं, एक तरह से आप शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं, पानी से संबंधित इरिगेशन, डैम, ये जितना है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ढोल में इतने ज़्यादा जोश में आप नाचे कि आपको पानी की ज़रूरत पड़ गई। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों के हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है साइट, अपर, मिडिल और लोअर। यानी कि ये क्या हुआ, डिविजन इसका 3 पार्ट्स में क्या हुआ, यानी कि एक पार्ट था इसका अपर, यानी कि एक हो गया हमारा अपर टाउन, एक हो गया लोअर टाउन और तीसरा हो गया सिटाडल। सिटाडल क्या होता है? दुर्ग। तो फिलहाल इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा यही वो जगह है जिसने तीनों फेजेस देखे हैं और इसी का 3 पार्ट्स में डिवीजन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम ट्रेड का सेंटर भी था, ठीक है। फिर हम देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। और ये कौन सी नदी के बैंक पर स्थित है? घग्गर हाकड़ा या फिर घाघर हाकड़ा जो रिवर है उसके किनारे राखीगढ़ी स्थित है। इसको एक्सकेवेट किया था अमरेंद्र नाथ ने। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसका एक्सकेवेशन किया गया था राखीगढ़ी का। राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है भारत में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ से हमको किसके एविडेंस मिले हैं? डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग के हमको यहाँ से एविडेंस मिले हैं कि कुत्ते के पालतू होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से पेंटेड पॉटरीज भी हमको काफ़ी बड़ी संख्या में मिली है। पेंटेड पॉटरीज, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग और लार्जेस्ट IBC साइट, रिवर घाघरा हाकर और घड़ी आ रहा है तो घग्गर हाकड़ा ऐसे लर्न कर लीजिएगा, और ये अमरेंद्र नाथ थोड़ा सा रख लीजिएगा। फिर आता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो किसके द्वारा किया गया था? किसने एक्सकेवेट किया था? चनहूदड़ो को मजूमदार ने किया था। चनहूदड़ो को किसने किया था? मजूमदार ने किया था। ये साइट लोकेटेड है सिंध, पाकिस्तान में। तो अब आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, चनहूदड़ो और राखीगढ़ी, इनमें से भारत में कौन सी साइट स्थित है? तो आपको पता है राखीगढ़ी स्थित है, जो कि हरियाणा में है, और चनहूदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदारो तीनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये चनहूदड़ो कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ था? इंडस। तो इंडस के किनारे हड़प्पा भी है और चनहूदड़ो भी है। फिर हम देखते हैं ये जो स्थल है ये विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। ये भी पूछा गया है कि चनहूदड़ो में किस चीज़ के सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं? तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया वो, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट। चनहूदड़ो
आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें इसी के साक्ष्य मिले हैं शिल्प उत्पादन के। और इसमें मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, सील बनाना सब शामिल है, यानी कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग और सील मेकिंग, ये सारे कार्य हम देखते हैं चनहूद्रों में होते थे। फिर आता है कालीबंगन या फिर कालीबंगा। इसको किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा किया गया। कालीबंगन किसके द्वारा किया गया? बीबी लाल के द्वारा। तो काली से काली माँ हो जाएगा और काली माँ के सब लोग क्या है? लाल। तो नाम हम याद रख सकते हैं। किसने एक्सकवेट किया? लाल ने 1961 में किया। ये लोकेटेड कहाँ है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। कौन सी रिवर के किनारे लोकेटेड है? रिवर घग्गर के किनारे ये स्थित है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये पूछा गया है कि एक प्लो फील्ड यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। और वुडन फरो, लकड़ी के खांचे, साथ में 7 फायर ऑल्टर्स, अग्निवेदियां, ऊंट की हड्डियां और 2 प्रकार के दफनाने के साक्ष्य, ये सारे हमें यहीं पर से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगन से। आगे देखते हैं सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा जो है ये लोकेटेड है वर्तमान गुजरात में। इसको भी जेपी जोशी के द्वारा क्या किया गया है? एक्सकवेट किया गया था 1972 में। एक तो धोलावीरा इन्होंने किया था और दूसरा सुरकोटड़ा किया था। ठीक है, ये सिचुएटेड कहाँ पर है? साबरमती और भोगवा नदी के किनारे तट पर ये स्थित है। सुरकोटड़ा एसबी नदियों के तट पर स्थित है। यहाँ से हमको एविडेंस मिला है हॉर्स का, ओवल ग्रेव यानी कि अंडाकार कब्र के, और गड्ढे में जो दफनाने के साक्ष्य हैं यानी कि पिट बरियल के हमको यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ये हमने देख लिया। फिर हम अगला देखते हैं बनावली। बनावली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। हरियाणा में स्थित है और इसको बनावली को बिष्ट के द्वारा, बा से दोनों लोग आ रहे हैं, बनावली को बिष्ट के द्वारा खोजा गया था 1973 में। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है सरस्वती नदी के किनारे। अगर हमें जीवन में कुछ बनना है पढ़ाई कर कर, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? सरस्वती माँ की। तो बनने से बना है हमें कुछ, तो सरस्वती माँ की ज़रूरत होगी। इस तरीके से आप रिलेट कर कर लर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि जो मैंने आपको हर चीज़ सरनेम से ऐसे लर्न करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अक्सर 99% यही होता है कि आपको ऐसा नहीं होगा कि नाम अलग दे दिए जाएं और सरनेम सबके सेम हो। सरनेम से भी हम आंसर टिक कर लेते हैं, और बाकी अगर एकदम ही कॉम्प्लिकेट करना होगा, एकदम ही टफ करना होगा, तो शायद आपको अलग से दे दिया जाए। तो वो करंट अफेयर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें चांसेस वैसे कम है। तो जिस हिसाब से हम लर्न कर रहे हैं, एकदम साथ में लर्न करते हुए चलिए, आपका ये टॉपिक सही से हो जाएगा। फिर देख लेते हैं, एक बार मैंने यहाँ पर मैप अटैच कर दिया है, क्योंकि थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा कि सबसे नॉर्थ वाला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर साइट, और सबसे ईस्ट और सबसे वेस्ट का कौन से साइट्स होंगे। सबसे टॉप पर देख लेते हैं कौन सा साइट है हड़प्पा का। ये बेसिकली पूरा हड़प्पन मैप है, ये इंडिया और पाकिस्तान जो है वर्तमान का, वहाँ पर पूरा विस्तृत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें आपको सारी साइट्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट साइट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारा ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है। ईस्टर्न बॉर्डर बनाता है आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पर है? जो कि लोकेटेड है, यहाँ पर एक बार आप बड़ा कर कर देख लीजिए ऐसे, ये आलमगीरपुर हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये आलमगीरपुर है, जो कि यूपी में है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के मेरठ में लोकेटेड है आलमगीरपुर, आईबीसी का ईस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, बाकी जो बॉर्डर्स हैं वो इस मैप में नहीं है, लेकिन ये मैप आपको थोड़ा सा आइडिया देगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको अटैच किया है।
तो हम टॉप पर देख लेते हैं। टॉप पर आपका यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित, आप देखिए एग्जैक्ट उसमें मत जाइएगा, अगर मैं इधर उधर थोड़ा कर दूँ तो यहाँ पर मांडा, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में है, MANDA, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये नॉर्थ का एकदम IBC का नदर्न साइड है। फिर हम आते हैं वेस्ट में। वेस्ट में कौन सी साइट हो जाएगी हमारी, ये आती है हमारी सुक्ता गेंडोर, सुक्ता गेंडोर साइट जो है, जो एकदम सूख गई है। वेस्ट में आकर आपको ये देखने को मिलेगी, बस नाम से मैंने सूखना बोल दिया है, वरना ये सुक्ता गेंडोर इसका वेस्टर्न बॉर्डर बनाता है। ये कहाँ पर पड़ती है, बलूचिस्तान में पड़ती है। और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमको प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र के दायमाबाद से, जो यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है। महाराष्ट्र के कौन सी जगह से, दायमाबाद से। दायमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, सुक्ता गेंडोर, ठीक है। तो फिर से ऐसे लर्न कर लीजिएगा। नीचे हो गया दायमाबाद महाराष्ट्र, यूपी आलमगीरपुर, मांडा जम्मू कश्मीर, सुक्ता गेंडोर बलूचिस्तान। एक बार ये इमेज आपको थोड़ा सा इसका अपने दिमाग में चित्र बनाने में हेल्प करेगी। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान होंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कब थी, प्री हिस्टोरिक एज था, अर्ली हिस्टोरिक एज था, हिस्टोरिकल एज था, या फिर लेटर हिस्टोरिक एज था। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि जो हमारा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न वाला हिस्ट्री है, इसके अलावा भी जो हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं बेसिकली 3 में डिवाइड करते हैं। एक हो गया प्री हिस्ट्री, फिर होता है प्रोटो हिस्ट्री, और फिर आता है हमारा हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी स्टोन एज थी, जो चालकोलिथिक एज थी, वो आई थी, जिसमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स की हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और प्रोटो हिस्ट्री में क्या आ जाएगा कि जहाँ पर वो पीरियड होगा कि जहाँ पर चीज़ों को लिखा गया है, लेकिन इस समय पर डेवलपमेंट हो गया था राइटिंग का, लेकिन हम उसको आज तक समझ नहीं पाए हैं, हम उसको आज तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद हमारा आता है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है रिटन रिकॉर्ड्स में, वो हमारा हिस्टोरिकल पीरियड हो जाएगा। ये मेनली शुरू होता है 600 BC से हिस्टोरिकल पीरियड, और ये हमारा रहेगा पूरा IBC, और जो वैदिक एज होगी वो भी इसमें सम्मिलित होगी। तो ये हमारा बेसिकली 3 डिफरेंस रहते हैं, 3 पीरियड्स रहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोटो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ली हिस्टोरिकल एज, यानी कि प्रारंभिक ऐतिहासिक युग। यहाँ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट बी है। आगे देखते हैं, कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, क्यों कहा, देखिए जो हमें वैदिक एज में लोग देखने को मिलेंगे उनको आर्यंस कहा जाता था, और आर्यंस बेसिकली कोई जाति नहीं थी। आर्यंस क्या होते थे, श्रेष्ठ पुरुष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आर्यन क्या है, तो आर्यन बेसिकली श्रेष्ठ पुरुष थे, उनको आर्यन कहकर रेफर किया जाता था। तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन क्यों कहा गया है, इसके रीजंस दिए हुए हैं। ये लोग आर्यों से क्यों भिन्न थे, वैदिक एज में हम आर्यंस कहते हैं लोगों को, ये लोग क्यों भिन्न थे, बेसिकली पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज डिफरेंस क्या है। अर्बन सिविलाइजेशन था, इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अनटू नर्मदा वैली। तो भिन्नता सबसे बड़ी मैंने आपको बताई है, ये शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है, इसीलिए ये नॉन आर्यन था। ये लोग ग्रामीण सभ्यता थी आर्यंस की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इनकी स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, कॉपर या फिर पॉटरीज। तो इसका रीजन था मिट्टी के बर्तन, यानी कि पॉटरीज। पॉटरीज के बेसिस पर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले रखा गया है और आर्यन सिविलाइजेशन को बाद में। डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इंडस वैली जो कल्चर है ये डिफरेंट था वैदिक सिविलाइजेशन से। कैसे? इट हैड द एमिनिटीज ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ, यानी कि इसमें एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यानी कि चित्रात्मक लिपि थी। इट हैड लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, इस युग में लोहे और जो रक्षात्मक तीर होते थे उसके ज्ञान की कमी थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही रीजंस थे, ये सारे ही डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में। तो यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है सोर्स ऑफ नॉलेज
अबाउट हड़प्पन कल्चर इज, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत क्या है? क्या हमें कोई रॉक एडिक्ट्स प्राप्त हुए हैं? अगर प्राप्त हुए होते तो मैंने कुछ तो बताया होता, ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहला वाला तो नहीं होगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी कट गया, लेकिन पुरातात्विक खुदाई से हमको इसके स्रोत प्राप्त हुए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर क्या दिया हुआ है? बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। आइडल वर्शिप क्या होता है कि हम मूर्ति की पूजा करने लगे, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत कब मानी जाती है? ये मानी जाती है प्री आर्यन। प्री आर्यन कौन सी एज है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एज है वो आर्यन से पूर्व थी, इसीलिए उसको प्री आर्यन कहा गया। और इस समय पर हमको मातृ देवी की कई सारी मूर्तियां मिली हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि ये लोग आइडल्स की वर्शिप करते थे। आंसर ए हो जाएगा, पूर्व आर्य अवधि से। फिर आता है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है। ऐसे मैचिंग में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको मैच करना है कि कौन सी कहाँ से प्राप्त हुई है चीज। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से हमको सिमेट्री प्राप्त हुई है R37। R37 सिमेट्री कहाँ से प्राप्त हुई है? कब्र, हड़प्पा से। लोथल, डॉकयार्ड। कालीबंगन से फरोड लैंड प्राप्त हुआ है, यानी कि कृषि योग्य भूमि प्राप्त हुई है। और मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अपलोड फील्ड, यानी कि जुते हुए खेत की जो खोज है ये कहाँ की गई है, कहाँ से डिस्कवरी हुई है? मोहनजोदारो, कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल। तो हमने ऑलरेडी अभी देखा हुआ है, कालीबंगन से ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर से हमको मैच करना है। यहाँ पर एक जगह साइट्स दी हुई हैं और दूसरी जगह रिवर्स दी हुई हैं। रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन कौन सी नदी के किनारे है? कालीबंगन हो जाएगा हमारा घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा आप नहीं भूलेंगे, और रोपड़ सतलज। ठीक है, जैसे रोपड़ हमने नहीं डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल गया है सतलज, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 3, 2, 1, 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे दिया हुआ है ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्ट। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से, हड़प्पा से, लोथल से, या फिर कालीबंगन से। आपको पता है ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर दिया हुआ है स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमको बताना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नॉट ट्रू बताना है। कहा गया है एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज था। ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी एडवांस स्टेज में थे, काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। मातृ देवी की पूजा होती थी, यानी कि मदर गॉडेस को वर्शिप किया जाता था। और लोगों को आयरन की जानकारी थी, आयरन के बारे में पता था। नॉट ट्रू पूछा गया है, आपको इसका आंसर पता है कि आयरन की जानकारी उनको नहीं थी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब कौन सी साइट और उसकी स्टेट से मैच्ड नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, ये हमारा ईस्टर्न बॉर्डर भी बनाता है। लोथल गुजरात, ये भी सही है। कालीबंगन पंजाब, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? सॉरी, कालीबंगन हरियाणा, और उसके बाद दिया हुआ है रोपड़ पंजाब। तो कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन हमारा स्थित है राजस्थान में, ना कि हरियाणा में। ये हमने देखा भी हुआ है। रोपड़ कहाँ की साइट है? पंजाब की साइट है, और सतलज के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सी हो गया। फिर देखते हैं, अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। एक तरफ हमको दिए हुए हैं साइट्स और दूसरी तरफ फिर से राज्य दिए हुए हैं। तो मांडा आईबीसी का नदर्न बॉर्डर बनाता है, ये हो गया जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद सदर्न बनाता है महाराष्ट्र में। कालीबंगन राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में। क्या ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्या दिया हुआ है?
सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन, यहाँ पर एक्चुअली दो गलत दिए हुए हैं, तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मांडा जल्दी से मैच कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान और ये, तो क्या करेक्ट होगा इसके हिसाब से? ए का 3 हो जाएगा, तो सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बी गलत लिखा हुआ है, सी ही सही कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। कहा गया है एक्सकेवेशन एट चन्हूदरो वाज डायरेक्टेड बाय, किसके द्वारा डायरेक्ट किया गया था? चन्हूदड़ो में उत्खनन किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? मैके, मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरल स्टीन? देखिए, आपने ऊपर पढ़ा हुआ है कि इसको मजूमदार, एनजी मजूमदार ने इसका एक्सकेवेशन किया था, लेकिन अब ये आपसे थोड़ा घुमाकर पूछ लिया गया है किसके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था, तो वो हो जाएंगे हमारे मैके ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान? कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल या फिर आलमगीरपुर? तो कौन सा साइट है पाकिस्तान में? हड़प्पा साइट जो है ये पाकिस्तान में है। उसके बाद ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर दिया हुआ है दधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ। देखिए, हमने डिस्कस करी है केवल इंपॉर्टेंट, ये मत सोचिएगा कि केवल उतनी ही साइट्स है, बहुत सारी साइट्स जो है वो खोजी जा चुकी हैं। ये एक उत्तर हड़प्पा स्थल है, मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस हैं, तो उसी में ये लास्ट वाली जो स्टेज है वो है। तो ये कहाँ से पाई गई है? कहाँ पर? जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारी पंजाब में स्थित है। दधेरी पंजाब, दधेरी कहाँ से प्राप्त हुई है? पंजाब से। रोपड़ भी पंजाब में ही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूछा गया है इनमें से कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंडिया में लोकेटेड है? तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, नन ऑफ द अबव। कौन सी हो गई? लोथल हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे क्या दिया हुआ है? हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। यानी कि लोथल का बेसिकली पूछा गया है कौन सी नदी के तट पर ये लोकेटेड है। तो आई थिंक ये आप बता लेंगे, ये आपके लिए आसान होगा। करेक्ट आंसर भोगवा होगा, क्योंकि हमने इसको लर्न किया है एक ट्रिक से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर है पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। पोर्ट सिटी कौन सी थी? ये भी हमारी लोथल थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बंदरगाह नगर था। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया कौन सी हो जाएगी? आलमगीरपुर, कालीबंगन, लोथल या फिर राखीगढ़ी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा राखीगढ़ी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर्स देवर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के किनारे बसी थी वे कौन सी नदियां थी? बेसिकली हमसे पूछा गया है। तो सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। देखिए, ऐसे तो ये प्रश्न आसान है, लेकिन ऐसे प्रश्न हमको थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। हमने कोई भी साइट ऐसी पढ़ी है जो कि गंगा नदी के किनारे हो, गंगा नदी के तट पर हो? क्या कोई भी ऐसी साइट है? बिल्कुल भी ऐसी कोई भी साइट नहीं है। इंडस वैली की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके किनारे ये लोकेटेड है, और कुछ अलग अलग भी हैं, दूर पर भी स्थित है, लेकिन गंगा के किनारे कोई भी नगर, कोई भी साइट स्थित नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आता है, हमें बताना है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। यानी कि किस एक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण के घरों में हमको कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो वो कौन सा साइट है? हड़प्पा है, कालीबंगन है, लोथल है या फिर मोहनजोदारो है? क्या आंसर हो जाएगा? वो है हमारा मोहनजोदारो। ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, यहां से हमको विकसित चरण के घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे क्या दिया हुआ है? एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कहा गया है मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिटीज आर डेड नाउ। ये एक समाप्त हो चुकी है, अब इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है, लेकिन क्या कोई इनका संबंध है? कुछ रीजन हो सकता है क्या ये? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है? कहा गया है फ्रॉम वेयर
द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हमको रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से, धोलावीरा से, कोट डीजी या फिर आमरी से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हमको प्राप्त हुए हैं धोलावीरा से, रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कहा गया है वो कौन सी हड़प्पन सिटी है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है? लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या फिर सुरकोटडा। कौन सा हो जाएगा हमारा? धोलावीरा। ये हमने देख रखा है कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑप्शन सी। फिर कहा गया है अ हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट, यानी कि हड़प्पा काल की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमें कहाँ से लगता है? आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगन से या फिर लोथल से। तो कहाँ से लगता है हमको इसका पता? इसका पता हमको लगता है धोलावीरा से। फिर से हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कपड़ों के लिए कपास की खेती जो है ये सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई थी? इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका या फिर इंडिया। तो ये भी मैंने बता रखा है, इंडिया करेक्ट हो जाएगा, भारत हमारा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील? तो हड़प्पन सील में हमको कुछ एनिमल्स के दिखते हैं चित्र बने हुए, लेकिन एक ऐसा एनिमल है इनमें से जिसके चित्र नहीं दिखाई देते हैं। वो कौन है? बुल, एलिफेंट, हॉर्स या फिर शीप। तो जिसके नहीं दिखाई देते हैं वो हो जाएगा हमारा हॉर्स, ऑप्शन सी। फिर क्या कहा गया है? अ हॉर्न डीटी एनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम, यानी कि एक टेराकोटा पर उत्कीर्ण एक सींग वाली जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगन से, लोथल से या फिर सुरकोटडा। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये हमको प्राप्त हुई है कालीबंगन से। एक हॉर्न वाली जो डीटी है, यानी कि एक सींग वाली मूर्ति कालीबंगन से प्राप्त हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, यानी कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता फली फूली? रोमन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे क्या कहा गया है? देखिए, अब हमको ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं कहूँगी कि रट लीजिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस की संभावना है वो कम रहती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है और ये रिपीट हुआ है जो मेंस होता था जीएस का, उसमें भी। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमें नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस लगाना है इन फॉलोइंग सिविलाइजेशंस का। कई सारे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे भारत वाले क्षेत्र में डेवलप हुआ, तो हम कई सारे सिविलाइजेशंस देखते हैं जो अलग अलग स्थानों पर डेवलप हुए। उनमें से हमको नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस लगाना है। माया, आस्टेक, म्यूस्का, इनका, यही हमें दिए हुए हैं बार बार। माया, म्यूस्का, इनका, आस्टेक या फिर आस्टेक, म्यूस्का, इनका, माया, आस्टेक, माया, म्यूस्का, इनका। करेक्ट आंसर क्या होगा इस यहाँ पर? तो ये जो सिविलाइजेशन थे बेसिकली ये वाले डेवलप हुए हैं जो हमारा अमेरिका वाला पार्ट है, यानी कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। बीच में जो मिडिल अमेरिका वाला पार्ट है और जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, वहाँ पर इनका देखते हैं डेवलपमेंट। नॉर्थ से साउथ अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा एज़टेक, उसके बाद माया और उसके बाद म्यूस्का और उसके बाद इनका। ठीक है, तो ये अमेरिकन सिविलाइजेशन हो जाएंगे, लर्न कर लीजिए। एज़टेक, माया, म्यूस्का, इनका। ठीक है, इनका सबसे आखिरी में है, एज़टेक बीच में है। एज़टेक के बाद माया आएगा और उसके बाद म्यूस्का। थोड़ा सा रख लीजिएगा इसको। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट होगा। तो इसके साथ हमने जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्वेश्चंस थे वो देख लिए हैं। आई होप इससे आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और आपका ये टॉपिक कवर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। मैंने इसमें आज करंट अफेयर्स नहीं ऐड किए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत लंबा हो गया था वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में हम करंट अफेयर का जो टॉपिक करते हैं उसको निरंतर जारी रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।